स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरा YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग एक बहुत स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं CSBTU के केमिस्ट्री का सिलेबस। CSBTU में जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री का सिलेबस होता है उसका यूनिट 1 का सीरीज आज मैं लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक के अंदर एक्चुअली में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एनर्जी लेवल डायग्राम, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ये सब मैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं। लास्ट में मैं इन टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन CSBTU के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में डिफरेंट ब्रांचेस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं वो भी डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। ये एक्चुअली में केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है। नाउ अब केमिकल बॉन्डिंग में हमको बहुत सारी बातें पढ़नी होती हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने के लिए हमको एक्चुअली में केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा बात जानना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बेसिक सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वीडियो को आप ध्यान से देखें और जरूरत हो तो जरूर पेन कॉपी लेकर अपना नोट्स बनाएं। ठीक है, चलिए अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पहले की थ्योरी होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। ये थ्योरी आपको पढ़ना नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है उसको समझने के पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं एक्चुअली में ऑर्बिटल क्या होता है। ये कोई पूछेगा नहीं स्टूडेंट्स ऑर्बिटल्स क्या होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑर्बिटल नाम तो आ रहा है ना, तो इस थ्योरी के लिए ऑर्बिटल क्या होता है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो ऑर्बिटल एक्चुअली में क्या है, एक स्पेस है, एक जगह है, स्पेस। कहां पर? इनसाइड एटम। कहां पर ये स्पेस है? इनसाइड एटम। एटम के अंदर का वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ऑर्बिटल्स ये वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस होते हैं। एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल बोलना चाहूं तो ये आपका सपोज कॉलेज है। ठीक है, अब इस कॉलेज में बहुत सारे रूम्स हैं। ठीक है, हो सकता है यहां पर प्लेग्राउंड भी हो। ठीक है, यहां स्टूडेंट्स के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां होता है स्टूडेंट्स? तो क्लासरूम में होता है। मैं एक बात बोल रहा हूं कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स के पाए जाने के चांसेस हैं। हो सकता है स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में हो सकता है स्टूडेंट्स कैंटीन में हो, लेकिन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा चांसेस कहां मिलता है? क्लासरूम में। तो क्लासरूम को आप कंपेयर कर सकते हैं ऑर्बिटल से। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑर्बिटल ये वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस होते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, ये ऑर्बिटल्स तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑर्बिटल्स मेरे पास में जो है वो दो चीजों के लिए दो ऑर्बिटल्स की बात करता हूं मैं अभी। फॉर द टाइम 2 ऑर्बिटल्स की बात करता हूं। एक है एटॉमिक ऑर्बिटल और एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। थोड़ा थोड़ा हम लोग आ गए ना, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक है एटॉमिक ऑर्बिटल, एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल को समझना चाहते हैं तो आप पहले एटम को समझो। ठीक है, ये H एक एटम है, H2 एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये तो समझ में आता है। O एक एटम है, O2 एक मॉलिक्यूल है, ये भी समझ में आता है। N एक एटम है, N2 एक मॉलिक्यूल है, ये भी समझ में आता है। ठीक, अब देखना ध्यान से, ये कार्बन है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, ये कार्बन एक एटम है। यदि मैं और भी मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो NO, और भी मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो F। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखिए धीरे धीरे सिलेबस को समझ भी रहे हैं। ये देखिए, ये ऊपर के जो 3 लिखे हैं ये मैंने क्या लिखे हैं? होमो मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम है। H से मिल के बना है, O से मिल के बना है, N से मिल के बना है, तो ये सेम काइंड ऑफ एटम है, तो होमो मॉलिक्यूल्स।
तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का हम लोग एनर्जी डायग्राम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हेट्रोमॉलिक्यूल्स किसको बोलने वाला हूं, जिसमें दो डिफरेंट एटम्स मिले हुए हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड NOHF, तो ये होता है हेट्रोमॉलिक्यूल्स। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा ये सिलेबस एटलीस्ट समझ में आ रहा है। डिटेल तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। हो सकता है मेरे को इस टॉपिक के 2-3 पार्ट बनाना पड़े, हर पार्ट को आप इंजॉय करिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है। अब एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, सबको पता होगा, एटॉमिक नंबर 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में। 7 होता है, 6 होता है। तो दीज आर दी एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके नंबर्स को बता रहा है। अब खुद सोचो, ऑक्सीजन एक एटम है, लेट अस कंसीडर ऑक्सीजन एक एटम है, और उस एटम के अंदर ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे। अब बैठे तो नहीं है, जस्ट मैं इजी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, कहीं ना कहीं तो अवेलेबल है। जहां अवेलेबल है उसको मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल बोला है, क्योंकि मैं ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं। वैसे आपको पता भी होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2-6 होता है। 2-6 का मतलब यह है कि ऑक्सीजन के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग इस तरीके से कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि इंजीनियरिंग में ये सब जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जैसा शुरू में कहा कि मैं बहुत बेसिक से बात करके इस टॉपिक को डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, ताकि आप एटलीस्ट एग्जाम में यूनिट 1 से इसी टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं उसको अपने ओन वर्ड्स में डिटेल लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जहां अवेलेबल है उसको मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल बोला, 6 इलेक्ट्रॉन जहां अवेलेबल है उसको मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल बोला है। सिमिलरली मैं नाइट्रोजन के केस में, कार्बन के केस में भी बात कर सकता हूं। और नाउ अब बहुत से बच्चों को यह भी शायद पता होगा, लेकिन मैं भी लिख देता हूं, अभी पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप 11th या 12th की बुक में आप देख सकते हैं। वैसे आई होप आपको पता होगा। इसको डिटेल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट, 1s2 2s2 2p4। ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स में कौन कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअली अब मेरे को ये भी समझ में आ रहा है स्टूडेंट, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे पास में 4 टाइप के हैं स्टूडेंट्स, 4 टाइप के। कौन कौन से वो 4 टाइप होते हैं, ये आपने सुन रखा होगा, S, P, D और F। तो यही एक्चुअली में एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जो एटम के अंदर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब इन्हीं एटम्स के अंदर में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, इन्हीं ऑर्बिटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखोगे। अब H2 एक मॉलिक्यूल है, H2 एक मॉलिक्यूल है। इस H2 के मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन का 2 एटम, तो 2 एटम मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन। O2 एक मॉलिक्यूल है, इस O2 के मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स, तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, N और N2, N में 7 इलेक्ट्रॉन, तो N2 में हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड का भी एक बार लिख देता हूं, फिर आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा। कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का यदि मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं तो उसमें होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब खुद सोचो ध्यान से,
O2N2 किसी को भी आप समझ लेते हैं कि O2 का जो मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं उसमें 16 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो अवेलेबल है। जहां अवेलेबल है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आई होप आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसको बोलते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ अभी इसको और डिटेल में समझने के लिए इनके नेमिंग क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नेम तो हमने समझ लिए sp,d,f। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नेम क्या है, इनको डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे की बातों को समझने के लिए ये सब मैं हटा देता हूं और डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या ड्रॉबैक है और क्यों हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया ऑक्सीजन का, तो आप एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं। ऑक्सीजन है O2 और O2 में O और O के बीच में बॉन्डिंग है। वैसे तो ये डबल बॉन्डिंग है, हम बॉन्डिंग पे डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4। एक एटम का है, ये एक एटम का है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए ली है। अब क्या आप खुद सोचो, यदि ये बॉन्ड बनाए हैं तो बॉन्ड जब बनता है तो ये ऑर्बिटल्स कहां आ जाएंगे, एटम में आ जाएंगे। जैसे जैसे ये कौन सा ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहां बैठे हैं, एटम में बैठे हैं। इलेक्ट्रॉन कहां बैठे हैं, एटम में बैठे हैं। जब ये कंबाइन होते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं, इस कंबाइनेशन को हम लोग अच्छे वर्ड्स में बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो जब ये ओवरलैप होते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये होता है एक्चुअली में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर लिखा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में कौन एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आई होप आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको अब समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नेम क्या है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर s p d और f, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नेम क्या है, ये ध्यान से देखेंगे क्योंकि हमारा यही टॉपिक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, तो वैसे ये हमको बहुत सारे हैं बट अभी हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये होता है सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई एंड पाई स्टार। तो ये मेरे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नेम है। जिस तरीके से मैं एटम में इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा था, साइमल्टेनियसली मैं अब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला हूं। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नेम के साथ साथ और डिटेल कुछ बातें जानना जरूरी है। ठीक है, नाउ अब यहां पर देखते हैं, बहुत सिंपल से समझना। ये तो एक सिंपल सा मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक दूसरा डिफरेंस आप देखेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एटम्स में जो प्रेजेंट, एटम में जो प्रेजेंट कौन ऑर्बिटल्स होते हैं, यही ऑर्बिटल्स, इनका क्या होता है स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग मतलब मैंने आपको बताया था कि मिक्स होना, मिक्स होता है, ओवरलैपिंग होता है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पे हम लोग ओवरलैपिंग टर्म ना यूज करके हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। एक्चुअली में हमको अब समझना जरूरी है कि इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या है और आखिर ओवरलैपिंग, जहां पर मैंने मिक्सिंग टाइप का बात किया था, वहीं पर इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। तो इंटरफेरेंस की मतलब को समझने के पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं, मेरे पास में
एटॉमिक ऑर्बिटल जो बनता है वो इंटरफेरेंस से बनता है, जो दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। ठीक है, ये भी आप फिजिक्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो मैं पहले तो लिख देता हूं फिर आपको बोलता हूं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको अब मेरे को बार बार जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं सी आई, जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं सी आई लिखता रहूंगा। और एक होता है मेरे पास में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, तो स्टूडेंट्स आप सबको पता होगा, ध्यान से आप सुनिएगा, आप सबको पता होगा, ये मैं एग्जांपल से बोल रहा हूं, ये दो मैंने एटम ले लिया। ठीक है, दो एटम, सपोज मान लेते हैं आपको समझाने के लिए, ये H का एटम है, ये H का एटम है, ये कंबाइन हो रहे हैं और ये क्या बन गया, H2 का एटम बन गया। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हैं इलेक्ट्रॉन कंबाइन होने की कोशिश करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के ही शेयर से बनता है बॉन्ड। अब ये भी आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है, और ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत, जो कि बहुत छोटा पार्टिकल है, और यदि वो हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रॉन एक वेव के जैसे ट्रेवल करता है, एटम में एक वेव के जैसा ट्रेवल करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक वेव के जैसा ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। जब ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो हो सकता है यहां पर इलेक्ट्रॉन पीक में बैठा हुआ है एक समय, एक पर्टिकुलर टाइम में, यहां पर जब ये तो कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रहा है, हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम में यहां पर इलेक्ट्रॉन पीक में बैठा है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पीक में बैठा है। बैठा तो नहीं है, पर जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। जब इलेक्ट्रॉन पीक में बैठा है तो ये वेव को मैंने बनाया, जब इलेक्ट्रॉन पीक में बैठा है ये मैंने वेव को ऐसा बनाया। जब ये कंबाइन हो रहे हैं, इसको प्लस माइनस बोल देते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन को मैंने प्लस बोला, अपोजिट डायरेक्शन को मैंने माइनस बोला। तो जब इस तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, फिर से यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर बैठा है, कहां ट्रेवल करते करते, यहां सपोज वेव के टॉप पोजीशन पे बैठा है, यहां पर भी ट्रेवल करते करते वेव के टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है। बैठा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम स्टैंड पे टॉप पे है, पर्टिकुलर टाइम स्टैंड पे टॉप पे, उसी समय ये कंबाइन हो गए और बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग दिखाते कैसे हैं, तो ये होता है कुछ इस टाइप का, ये जो वेव्स होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सी है, समुद्र है, और समुद्र में कंटिन्यूअसली वेव्स ऐसा चलते रहते हैं, वेव्स ऐसा चलते रहते हैं। हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम में ये दोनों वेव कंबाइन हो गए होंगे, और उस समय कंबाइन हुए होंगे जब इसका पीक और इसका पीक एक साथ आए होंगे, तो ये पीक जो है वो बड़ी हो गई। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं ये लहरें हैं, ये भी लहरें हैं, जब कंबाइन हो गए तो बड़ा लहर बन गया है। ठीक है, तो इसी को हमने यहां पर अपने टॉपिक पे हमने बोला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सी आई। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी आप समझ रहे होंगे कि ये हो गया मेरा एक वेव जो कि है प्लस माइनस, ये दूसरा वेव जो कि है प्लस माइनस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जब ये पीक में है उसी समय ये पीक पे नहीं है, मतलब डिस्ट्रक्टिव को मैंने माइनस से बता दिया है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आप खुद सोचो, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन पीक में है और यहां पर इलेक्ट्रॉन अपोजिट पीक में, जब कंबाइन होंगे तो वो एक दूसरे के वेव्स को कैंसिल कर देंगे, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यदि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो अगली बात बोलता हूं जिससे और पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि क्या मैं बोलने वाला हूं। अब आप खुद सोचो, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दो एटम के बीच में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो किस टाइप का इंटरफेरेंस बॉन्ड बनने को सपोर्ट करेगा, तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्शन हो रहा है ऐसा समझ सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन का अपोज करता है। इस बात को मैं
अब मैं थोड़ी देर बाद मैं समझाने वाला हूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से किस टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं, किस टाइप के एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से किस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। चलिए यहां तक तो हो गई आपकी थोड़ी सी बेसिक बातें। अब हम लोग एक्चुअली में आपके CSVQ से रिलेटेड इस CSVQ में जो क्वेश्चंस पूछते हैं उससे रिलेटेड बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टली मैं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा तो हो सकता था आपको थोड़ा कम समझ में आता, लेकिन यहां तक बताने के बाद अब आपको सारी बातें वन बाय वन क्लियर हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखते हैं मेरे पास में ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से कौन कौन से ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। ये मेरे पास में सपोज एक s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, और ये एक s ऑर्बिटल है। ठीक है, अब मैं इस s ऑर्बिटल को मैं नेम भी कर लेता हूं। ये मेरे पास में 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल। ये किसी एक एटम का है, ये किसी दूसरे एटम का है, मतलब अल्टीमेटली ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, तो दो अलग अलग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको मैं कंबाइन ना बोल के क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यदि मैं इनको कंबाइन करता हूं, यहां पे मैं एक साइन लिख देता हूं प्लस, यहां पे मैं लिख देता हूं प्लस। ठीक है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब क्या बनना है, कैसे बनना है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ये स्फेरिकल शेप का होता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। ऑर्बिटल्स आपको पता है, ऑर्बिटल वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कौन से शेप का है, एस शेप का है। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ये कैसे बनता है, तो ये बनता है कुछ इस टाइप से, सॉरी ये बनता है कुछ इस टाइप से, ओल शेप का। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एस और एस ऑर्बिटल से। अब ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, तो ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना है तो इसका कुछ ना कुछ नाम होता है, इसका नाम क्या है, ये होता है सिग्मा 1s। ठीक, सिग्मा 1s कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब ये सिग्मा 1s कैसे बना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, तो इसको मैं और क्या बोल रहा हूं, ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको यहां पर लिख देता हूं BMO। ये BMO की बहुत जरूरत पड़ेगी, जो कि फुल नेम में लिख देता हूं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बनेगा, DI, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो एंटी बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बनने का अपोज करता है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कुछ होते हैं कुछ इस टाइप से, इस टाइप से बनते हैं, इस टाइप के शेप के होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे, ये इस टाइप के स्पेस में होंगे इलेक्ट्रॉन। आधी बात समझ में, इस टाइप के स्पेस में होंगे। नाउ अब नेक्स्ट बात सुनेगा, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब काम की बात तो आपके स्टूडेंट्स यही है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अभी आपका जो सिलेबस है CSV2 में और जो क्वेश्चन आता है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में डिफरेंस आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर में। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में डिफरेंस पूछा हुआ है एग्जाम में। डिफरेंस तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा भी और लिखाऊंगा भी, लास्ट में लिखेंगे भी, बस आप सुनते रहें। कि पहला डिफरेंस तो मेरे को पता चल गया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा, जबकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा। किनके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात समझते हैं। बहुत ध्यान से आप खुद सोचो कि इन दोनों ऑर्बिटल्स में कौन ज्यादा स्टेबल है।
ठीक है ना। दो एक डिफरेंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंस को लास्ट में मैं लिख भी दूंगा, बट अभी पहले सुनो कौन ज्यादा स्टेबल है। तो डेफिनेटली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहा है, ये मेरे पास में है मोर स्टेबल। ठीक है, क्यों मोर स्टेबल? अरे स्टेबल का मतलब स्टेबल अवेलेबल है, स्थायी है। अब कौन स्थायी होगा? जो बॉन्ड बनने को सपोर्ट करेगा। तो डेफिनेटली बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स स्टेबल होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये थोड़े से कम स्टेबल होते हैं। तो दे आर द मोर स्टेबल और दे आर लेस स्टेबल। ठीक है, नाउ अभी मैं इनके नेम बताना तो भूल ही गया। तो 1s और 1s के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो ऑर्बिटल बनता है या जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। 1s से सिग्मा 1s, 1s से सिग्मा स्टार 1s, और उनके शेप कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अभी मैं आपको छोटी सी बात और बोलने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, ये स्टेप का हम लोग जो पढ़ाते हैं, इसका मीनिंग क्या है? तो इलेक्ट्रॉन कहां पर अवेलेबल हो सकते हैं? तो इस स्पेस पे अवेलेबल हो सकते हैं, इसके अलावा कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होंगे, इस स्पेस पे अवेलेबल होंगे। आपको इस स्पेस पे अवेलेबल होंगे, इसका मीनिंग भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज यहां पर मेरे पास में एक बॉम्बू है, एक लकड़ी का मैंने गड़ा कर रखा है। ठीक है, और यहां पर मैंने एक डॉगी को एक चेन से बांध दिया है। ठीक, तो ये कितने स्पेस पे ट्रेवल कर सकता है? तो ये मैक्सिमम इतने स्पेस पे ट्रेवल कर सकता है, इतने स्पेस पे वो घूम फिर सकता है। ठीक है, क्या वो डॉग यहां पर आ सकता है? नहीं आ सकता है, मैंने तो चेन से बांध दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, यही वो उसका एक स्पेस है जहां पर डॉग रह सकता है। उसी तरीके से ये जो शेडेड मैंने बनाया है, यहीं पर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, ये यहां पर क्या है? ये वाला प्लेन सोचिए, प्लेन ये वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नोड। ये वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस 0 है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड। तो यहां पर कितने नोड है स्टूडेंट्स? तो हम लोग यहां पर इसको बोल दिए हैं नोड, और ये कितने नोड है? एक ये वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में p ऑर्बिटल्स के इंटरफेरेंस से ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं या उनका शेप क्या होगा। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ध्यान से सुनिएगा, ये ज्यादा स्टेबल है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ये मोर स्टेबल होता है। अब जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उसकी खुद की एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? कम होती है, और इसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने जो सिलेबस लिखा था, उसमें आपने देखा था एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम अभी तो थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं एनर्जी लेवल डायग्राम, बट यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसकी एनर्जी कम होती है बिकॉज ऑफ दे आर स्टेबल, और जो लेस स्टेबल होते हैं वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब इस बात को सभी समझ लेते हैं छोटे से एग्जाम्पल के हेल्प से। आप खुद सोचो कि आप या एक कोई इंसान है, ये बहुत फास्ट रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, फास्ट रन कर रहा है। ठीक है, दौड़ रहा है। अब दौड़ते क्या करेगा? ये अपनी एनर्जी लॉस करेगा और थोड़ी देर के बाद थक जाएगा। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। देखो, एनर्जी कम हो जाएगी। अब ये थक गया, इसकी एनर्जी कम हो गई, तो ये बेड में जाकर थोड़ा क्या करेगा? रेस्ट करेगा, सो जाएगा। अब सो जाएगा मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? स्टेबल हो गया, हिलेगा डुलेगा नहीं, सो गया।
ठीक है, तो सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल के हेल्प से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां एनर्जी कम है, जहां एनर्जी कम है वहां स्टेबिलिटी, जहां एनर्जी कम है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एक बात और आगे की बात समझ लेते हैं कि आखिर p ऑर्बिटल्स, p एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा। तो अब मैं p के दो ऑर्बिटल ले रहा हूं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक्चुअली ले रहा हूं। ये मैंने p का एक ऑर्बिटल लिया जो कि डबल शेप का होता है, जो कि मैंने नाम लिख दिया है pz। और आई होप आपको पता होगा कि जो p ऑर्बिटल जो स्टार्ट होता है वो सेकंड सेल से स्टार्ट होता है। जैसे बोला था ना 1s2 2s2 2p 2p, तो p कहां से स्टार्ट होता है 2 से। अब p के जो ऑर्बिटल है वो तीन ऑर्बिटल होते हैं, एक्चुअली p के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं px py pz। तो मैं फिलहाल pz लिया हूं और pz को मैं कुछ इस तरीके से कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं 2pz। ठीक है, तो ये डबल शेप का है, ये डबल शेप का है, ये सामने सामने से इंटरफेरेंस हो रहा है। अब ये सामने सामने से इंटरफेरेंस हो रहा है तो अगेन यहां पर दो टाइप का इंटरफेरेंस है स्टूडेंट। एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बनना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना है और यहां बनना है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर भी मैं जिस तरीके से लिख रहा हूं उस तरीके से आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको एनर्जी लेवल भी याद होगा। जैसे इसको मैंने नीचे बनाया है, इसकी एनर्जी कम है, इसको ऊपर बनाया इसकी एनर्जी ज्यादा है। इसको मैं नीचे बना रहा हूं, इसकी एनर्जी कम है, इसको ऊपर बना रहा हूं, इसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको अपोजिट साइन होने, अपोजिट होने के कारण, मैं अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण मैं इनके साइन को मेंशन कर देता हूं। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बनेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसका कुछ डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है स्टूडेंट। तो ये आपको फाइनली शेप तो याद करना पड़ेगा, शेप में कोई आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको शेप आपको लर्न ही करना पड़ेगा। नाउ ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना। ठीक, अब इनके नेम क्या है, तो इसके नेम होते हैं सिग्मा 2pz। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, स्टेबल है, उसका नेम है सिग्मा 2pz। नाउ अब 2pz के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना है वो कुछ इस टाइप से बनना है, इस टाइप का होता है। डबल डंबल यहां पर भी है बट एक छोटा डंबल और एक बड़ा डंबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इनके डायग्राम बना दिया हूं जिसके नेम है, इसका नेम होता है सिग्मा स्टार 2pz। तो थोड़ा आपने नोटिस भी किया कि जहां एंटी बॉन्डिंग आती है वहां पे हम लोग स्टार एक यूज कर लेते हैं और यहां पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल है विदाउट स्टार। अब मेरे पास में px या py जो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उनका डायग्राम कैसे बनेगा, बस वो बच गया है, तो ये आपको याद करना होगा। तो यहां पर मेरे पास छोटा सा स्पेस बचा है स्टूडेंट, तो मैं यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। मेरा जो नेक्स्ट बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है px और py के। तो px कुछ वर्टिकल टाइप का होता है, ये वर्टिकल ऑर्बिटल मैंने बनाया है px, या इसको या py बोल देते हैं। मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूं इसको px और py क्यों बोल रहे हैं। ये मैंने लिखा px और या py, तो आपको समझ में आ रहा है ये एक एटम का है, ये दूसरे एटम का है, px या py ये कंबाइन हो रहे हैं और ये कंबाइन होकर कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे कंबाइन होके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये कंबाइन होके बना लेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनना है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये बनना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर जो डायग्राम बनेगा वो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो डायग्राम बनना है वो कुछ इस टाइप का बनता है स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है,
तो इस टाइप का जो डायग्राम बनेगा, यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये हमारा नोडल प्लेन है, ये हमारा नोडल प्लेन है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस टाइप का बनना है। ये हमारा नोडल प्लेन हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की बातें समझ में आ रही होंगी। लास्ट में ये जो मैंने पूरा बनाया है इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि फाइनली आपको बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के शेप लर्न करने पड़ेंगे। लेकिन अब आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आप चाहें तो उसको डिफरेंस में लिख सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में डिफरेंस आया है। तो एक बार मैं डिफरेंस रिपीट करता हूं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं। क्या क्या इनके नेम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, कौन कम स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, सारी चीजें आपके यहां पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 वीडियो, इसका पार्ट 2 में मैं एनर्जी लेवल डायग्राम डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।